गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखेंगे, भू आकृति। ठीक है, लैंड फॉर्म्स। तो इसमें हम लोग पहले उच्चावाच्य देखते हैं। उच्चावाच्य में जो होता है इसमें 3 होता है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसके 3 भाग होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में आता है महाद्वीप और महासागर। प्रथम में कौन कौन आता है? महाद्वीप आता है और महासागर आता है। ठीक है। और द्वितीय में आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये दूसरे में आते हैं। और तीसरे में घाटी आता है, डेल्टा आता है। घाटी और डेल्टा आता है। तो प्रथम उच्चावाच्य में कितने होते हैं? तीन भागों में बांटा गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में आ गया महाद्वीप, महासागर। द्वितीय में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। तृतीय में घाटी और डेल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक में हम लोग नदी देख लेंगे, काष्ठ प्रदेश देखेंगे, मरुस्थल देखेंगे और हिमनद से द्वारा जो आस्थाकृति बनती है, ये सब हम लोग इस टॉपिक इस जो चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए, पहला जो कि अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय चट्टानों का टूटना। अपक्षय क्या होता है कि चट्टानों का टूटना क्या होता है? अपक्षय होता है। और भौतिक अपक्षय के तहत, भौतिक के तहत बल और दाब के कारण जो टूटता है ना, उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। अपक्षय दो तरह से होता है, एक भौतिक रूप से होता है और एक रासायनिक रूप से होता है। एक भौतिक से होता है, भौतिक रूप से होता है, एक रासायनिक रूप से। अपक्षय क्या होता है कि चट्टानों का टूटना क्या होता है? अपक्षय होता है। अपक्षय दो प्रकार के, दो तरह से हो सकते हैं, या तो भौतिक होगा या तो रासायनिक होगा। भौतिक होगा तो उसमें बल और दाब से टूटेगा तो भौतिक, और रासायनिक से अम्ल क्षार से टूटेगा तो रासायनिक। ठीक है। अपर्दन, अपर्दन के चट्टानों का घिसावट। अपर्दन क्या होता है कि चट्टानों का घिसावट हो गया तो उसको अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण का क्या? निक्षेप, कहीं जमा कर दिया, कचरा का कहीं जमा कर दिया तो वो क्या हो गया? निक्षेप हो गया। ये तीनों देख लिए। अब अच्छा क्या है? चट्टानों का टूटना। और भौतिक रूप से होता है, बल तथा दाब से टूटता है। रासायनिक होता है, अम्ल और क्षार से टूटता है। और अपर्दन क्या होता है कि चट्टानों की घिसावट होता है। निक्षेपण कचरा का जमा होता है। यहाँ देख लिए। अब देखिए इससे आगे नदी। पहले हम लग देते हैं यहाँ पे युवा अवस्था। नदी जब युवा अवस्था में होती है तब जब पर्वत से जब निकलती है तब वो युवा अवस्था में रहती है, क्योंकि उस समय क्या होती है? सर्वाधिक ढाल होता है। और उस समय नदियाँ जो होती है अपर्दन सर्वाधिक करता है और सर्वाधिक उसमें ढाल होता है। उद्गम जब जो नदियाँ हैं वो पहाड़ से जब निकलती है, उद्गम होता है। तो नदियाँ जब निकलती है तो उद्गम कहाँ से होता है? तो पहाड़ से होता है। तो वहाँ से वो युवा अवस्था उसका नदी का होता है। उस समय क्या होता है कि सर्वाधिक अपर्दन होता है। सर्वाधिक अपर्दन होता है, मतलब घिसावट होता है। सर्वाधिक जो होता है पहाड़ पर्वत को सबका घिसावट ज़्यादा होता है, उसका सर्वाधिक यहाँ ढाल होता है। ठीक है। और यहाँ इसके बाद प्रौढ़ अवस्था होता है। जब वो नदियाँ मैदान में चली जाती है तो समतल एरिया होता है, तो यहाँ पे उतना अपर्दन नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे निक्षेपण शुरुआत हो जाता है। और वृद्धावस्था जब समुद्र के समीप मुहाने पर पहुँच जाती है नदियाँ, जब समुद्र के समीप मुहाने पर जब पहुँच जाती है नदियाँ, तो वो वृद्धावस्था में थे। इसमें समुद्र से मिलना होता है। समुद्र से जब मिलती है, मुहाने पहुँच जाता है, तो यहाँ पे निक्षेपण होता है। यहाँ पे क्या होता है? निक्षेपण, कचरा का जमा करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं नदियाँ जो होती है नदियाँ भी आकार की घाटी बनाता है। नदियाँ जो है भी आकार की घाटी बनाती है। और जब ये निकलती है पहाड़ से, तब ये भी आकार की घाटी बनाती है। भी आकार की घाटी बनाती है। क्या बनाती है? भी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है। ठीक है। जब क्षिप्रिका क्या होता है? नदी द्वारा जो निर्मित उबड़ खाबड़ आकृति जो होता है, क्षिप्रिका क्या होता है? नदी जब निकलती है तो पहाड़ से जो कंकड़ होता है उसको तोड़ती उसको घिसावट करती है, तो उबड़ खाबड़ के जितना आकृति रहता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षिप्रिका कहते हैं। क्षिप्रिका, नदी द्वारा जो निर्मित उबड़ खाबड़ जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? क्षिप्रिका कहते हैं। और नदी भी आकार की घाटी बनाती है जब वो निकलती है। और गॉर्ज क्या होता है कि भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है, जो भी आकार की घाटी बनाई, पहले तो भी आकार की घाटी बना दी। ठीक है। अब ये गहरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जब ये गहरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गॉर्ज हो जाएगा। ठीक है। कैनियन या आई आकार की घाटी। कैनियन और आई आकार की घाटी क्या होती है कि गॉर्ज से गहरी होती है। ये गॉर्ज है ना, ये तो भी आकार से गहरी हो गई। अब ये कैनियन आई आकार की जो घाटियाँ होती है
ये गौर से भी गाड़ी गाड़ी हो जाती है। और ये बिल्कुल सीधा ढाल होता है, इसका जो किनारा होता है ये पूरा सीधा ढाल होता है, ठीक है। जलप्रपात, पहाड़ों से निकल निकल नीचे गिरना। जलप्रपात क्या होता है, पहाड़ों से जो नीचे गिरना होता है, ये जलप्रपात होता है। और पहाड़ों से जो पहाड़, जलप्रपात क्या होता है, पहाड़ से जब नदियाँ नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। अब नमन कुंड, जब जो जलप्रपात नीचे गिरते हैं और नीचे गिरती है तो उससे जो फोर्स लगता है, उससे जो वहाँ पे जो चट्टान होता है या पहाड़ होता है उसको तोड़ के जो कुंड या तालाब के रूप में जो निर्माण करता है उसी को अवनमन कुंड कहते हैं, ठीक है। जो गड्ढा बनाता है उसे क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी या निनांडर, ठीक है। एस आकार की घाटी या निनांडर भी कहते हैं इसको, एस आकार की घाटी या निनांडर। जब क्या होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जब प्रवेश करती है तो इसे जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिस तरह से इसे ढाल मिलता है, जिस तरह से इसको सुविधा होता है उसी ओर से मुड़ जाती है, तो ये एस आकार की घाटी हो गई। फिर क्या होता है, परितत्व, परितत्व डेल्टा कहते हैं, परितत्व, ठीक है, परितत्व डेल्टा कहते हैं। परितत्व डेल्टा बोलिए या परितत्व झील बोलिए, परितत्व झील, परितत्व झील या गौखीर झील बोलिए, परितत्व झील या गौखीर झील बोलिए, परितत्व झील बोलिए, ठीक है। परितत्व झील, परितत्व झील जो होता है, परितत्व झील या गौखुर झील होता है, ये एस आकार की घाटी, जब एस आकार की जो घाटियाँ होती है, ये देखिए एस आकार की घाटी होती है, ये जब सीधा आती है, यहाँ से नदी आ रही है इधर से, जैसे ये जब सीधा आ जाती है तो ये जो जो आकृति बनता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, गौखुर झील कहते हैं, ठीक है। गाय के खुर के समान जो होता है, ऐसे जब नदियाँ सीधी हो जाती है इधर तो फ्लो नहीं करेगा, अब तो सीधा फ्लो करेगी नदियाँ, इसी को कहते हैं। ऐसे घाटी जब सीधी हो जाती है तो उसे परितत्व झील कहते हैं या गौखुर झील कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा जो है, अब देखिए डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जब नदियाँ समुद्र के से मुहाने पे पहुँच जाती है तो वहाँ पे जो गाद होता है, कचरा होता है, उसमें जमाव करता है, वो त्रिभुजाकार जो स्थल का जो निर्माण करता है और ये साइड से निकल जाती है नदियाँ कचरा को जमा करके, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। मिसिसिपी नदी जो है वह यहाँ पक्षीपात डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी जो है पक्षीपात डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी जो नदी है ये पक्षीपात डेल्टा होता है। पक्षीपात डेल्टा क्या होता है कि जब नदियाँ अब मुहाने पर पहुँचती है तो वो क्या पक्षी के पैर के समान जो बढ़ जाती है, तो उसे पक्षी के पैर के समान जो निक्षेप करती है तो उसे क्या कहते हैं, पक्षीपात डेल्टा कहते हैं, ठीक है। जो अपना जो कचरा होता है, जो गाद होता है, उसको पक्षी के पैर के समान छोड़ देती है, उसे पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, और जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी जो नदी है जैसे कि वो पक्षीपात डेल्टा बनाती है, ये सबसे चौड़ी डेल्टा बनाती है, सबसे चौड़ी डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी, पक्षीपात डेल्टा बनाती है। एस्चुरी, एस्चुरी, एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी जो होता है ये क्या होता है कि जब नदियाँ के दोनों ओर पर्वत होता है और ये जो गाद को कहीं जमा नहीं कर सकता, ये क्या करती है, जितना भी कचरा होता है उसे समुद्र में डाल देती है, तो समुद्र में गिरा देती है, तो उसे कहते हैं एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी जो है, एस्चुरी प्लस डेल्टा कौन बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है। एस्चुरी प्लस डेल्टा कौन बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है। सबसे बड़ा जो डेल्टा, सबसे बड़ा जो एस्चुरी बनाती है तो वो गोदावरी नदी बनाती है, और सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और सबसे बड़ा जो एस्चुरी पूछेगा तो गोदावरी नदी का गोदावरी नदी। और मिसिसिपी नदी सबसे जब चौड़ी अगर डेल्टा पूछेगा तो मिसिसिपी नदी हो जाएगा, उसके बाद डेल्टा बनाती है, यहाँ तो हो गया। एस्चुरी प्लस डेल्टा गोदावरी नदी, ये एस्चुरी भी बनाती है और गाद को समुद्र में गिरा भी देती है, और डेल्टा भी त्रिभुजाकार का डेल्टा भी ये बनाती है। और सब जो एस्चुरी होता है ये संपूर्ण कचरा सब क्या करता है, अपना सागर में गिरा देता है। ये दो साइड से पर्वत होता है इसमें। जो पश्चिम में एस्चुरी जो कौन कौन रहते हैं, नर्मदा और ताप्ती, देखो और पूर्व में दामोदर और गोदावरी। और जब जो भारत में जो पूर्व में जैसे दामोदर जो है झारखंड से निकलती है, झारखंड से आगे जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, मतलब जितना कचरा होता है ये समुद्र में गिरा देती है। और ये ब्रह्मपुत्र जो गोदावरी नदी है ये भी अपना जो कचरा है ये भी पूर्व की ओर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये दोनों क्या करती है, एस्चुरी बनाती है,
ठीक है। गोदावरी एस्चुरी प्लस डेल्टा डेल्टा दोनों बनाती है। अब पश्चिम के नर्मदा और ताप्ती जो वो दोनों नदियाँ हैं, ये अरब की खाड़ी में गिरती है, ये दोनों भी एस्चुरी बनाती है। ये दोनों भी अपना कितना, जैसे पश्चिम में गिरती है तो यहाँ ये दोनों भी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अब नदी में शक्ति का होता है, नदी का जो शक्ति होता है वो ढाल या प्रवणता के कारण होता है। प्रवणता के मतलब जो नदियों का जो ढाल होता है, ढाल होगा तो स्पीड से जाएगी, तो क्या करेगी, अत्यधिक अपर्दन या अपक्षय करेगी। तो जो ढाल होता है उसी वो नदी की वही शक्ति होता है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है। नदी द्वीप क्या होता है कि नदी के नदी है दोनों साइड से निकल जाती है, तो नदी के बीच में जो द्वीप बन जाता है उसे क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप है। कहाँ, किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। तो सबसे बड़े जो नदी के बीच में जो निर्मित द्वीप होता है उसी को नदी द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप है, ठीक है। मैंग्रोव वन सुंदरी वन, इसी को यही जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है इसी को मैंग्रोव वन कहते हैं, सुंदरी वन कहते हैं। जो ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये यहीं पर जो वन है उसी को, यहाँ पे जो डेल्टा भी बना है ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो बना है उसी पर जो जंगल है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं, सुंदरी वन भी कहते हैं। गोवा का मार्मोगांव जो बंदरगाह है, गोवा का जो मार्मोगांव बंदरगाह है वो एस्चुरी पर स्थित है। गोवा का मार्मोगांव बंदरगाह कहाँ पे, एस्चुरी पर स्थित है, ठीक है। ये हम लोगों ने आज ये नदी देख ली है। अब हम लोग कास्ट प्रदेश देखते हैं। कास्ट प्रदेश क्या होता है कि जहाँ पे चूना की अधिकता होता है और चूना प्लस मिट्टी दोनों होता है, चूना पत्थर प्लस मिट्टी दोनों होता है। तो क्या होता है कि जब अपर्दन की संभावना, इसमें अपर्दन की संभावना क्या होता है, सर्वाधिक होता है। कास्ट प्रदेश में जो अपर्दन होता है संभावना, क्योंकि ये मिट्टी होता है और चूना पत्थर होता है, जो नदियाँ जब आती है तो इसे अपने साथ ले आती है। तो जब नदियाँ आती है और ये गड्ढा होता है, छिद्र होता है, उसे जहाँ से पानी अंदर जाता है, ये गुफा होता है तो उसमें अंदर जाता है, उसी क्या कहते हैं, आंधी घाटी कहते हैं। जब नदियों का जो पानी होता है या बरसात का जो गुफाओं में जो कास्ट प्रदेश के जो गुफाओं में अंदर जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आंधी घाटी कहते हैं। अब जब ये आंधी घाटी अंदर जाती है तो ऊपर जो ये तो चूना पत्थर है, तो ये ऊपर में अगर आकृति बना रहता है, ऊपर से जो सटा हुआ बना होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं, ठीक है। जब खंडराव में क्या होता है कि ऊपर से जो लटकती हुई जो आकृति बनता है जो चूना पत्थर का उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं, और नीचे से जो अपर्दन से जो होता है तो वहाँ के जो जमाव से जो नीचे के में आकृति बनता है खंडराव के नीचे में, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट कहते हैं। तो इस नीचे हो गया स्टेलेमाइट और ऊपर से जो लटकती हुई आकृति होती है उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। तो ऊपर में टाइट से पकड़ा हुआ है इसलिए टाइट और नीचे माइट, स्टेलेक्टाइट स्टेलेमाइट, ठीक है। ये हो गया। अब जो कहते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट जो बढ़ती हुई ये ऊपर से लटकती हुई और नीचे से ये बढ़ती हुई जब ये दोनों मिल जाता है तो इस कंदरा स्तंभ बनता है। क्या बनता है, कंदरा स्तंभ। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट जो मिल जाता है उससे क्या होता है, कंदरा स्तंभ बनता है। अब ये जो ऊपर से आती है, जब यहाँ से आती है तो यहाँ पे जो गड्ढा होता है उसे क्या कहते हैं, कास्ट प्रदेश में जो गड्ढा होता है इसे यहाँ पे अगर चूना पत्थर होगा तो इसको नदी द्वारा अपक्षेप करके ले जाती है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अगर ये सबसे छोटा होता क्या होता है, रंध्र होता है। रंध्र मतलब छिद्र, ये छोटा होता है। इसके बाद इससे बड़ा क्या होता है, डोलाइन होता है। डोलाइन भी इसमें भी वही होता है, जिसमें गड्ढा होता है इसमें भी पानी भर जाता है। फिर जिसके बड़ा होता है युवाला होता है, युवाला भी वही गड्ढा ही होता है, ठीक है। ये सब तीनों हो गया। इसलिए टाइट कहते हैं। ऊपर से वह जो कंदराओं के ऊपर से लटकती हुई जो असलाकृति होती है उसे इसलिए टाइट कहते हैं। नीचे से जो इसलिए माइट होता है, नीचे से चूना पत्थर का जो जमाव होता है उसे इसलिए माइट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो आकृति है जो आंधी घाटी है, गुफाएं हैं, ये जब धंस जाती है, इससे गुफाओं का जो धंसना होता है उसे पोल्जे हो जाता है। जब ये धंस जाता है उसे क्या कहते हैं, पोल्जे होता है। तो पोल्जे का जो अवक्षेप है, सब का जो अवक्षेप है, जो निक्षेप होता है, जो जहाँ निक्षेप हुआ तो ये इसे कहते हैं टेरा रोसा कहते हैं। जब ये जितना है जितना जो धंस गया, धसाव के कारण जो फिर जो पोल्जे बन गया, तो पोल्जे से क्या होता है, ये जहाँ जाके जमा होता है यहाँ पे रुकता है,
ठीक है, वो पोल्जे के द्वारा निर्मित निक्षेप जो होता है उसे क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहते हैं। और यही टेरा रोसा, इसमें ये कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है, कॉफ़ी के लिए अच्छी होता है। टेरा रोसा क्या होता है, कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग मरुस्थल में स्थलाकृति का जो निर्माण होता है पवनों द्वारा, मरुस्थल में जो पवनों द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे देख लेते हैं। जैसे जालीदार शिला जो होता है पवनों द्वारा जो पहाड़ियों पर जो छिद्रनुमा जो आकृति बन जाता है उसे जालीदार शिला कहते हैं। जब पवन चलती है जो मरुस्थल में जो पहाड़ियाँ होती है उसमें छिद्रनुमा जो आकृति बन जाती है उसे जालीदार शिला कहते हैं। बातरंध क्या होता है, पवनों द्वारा जो गड्ढा का निर्माण करता है, पवनों द्वारा जो गड्ढा का निर्माण करता है उसे बातरंध कहते हैं। पवनों द्वारा जो गड्ढा का निर्माण करता है मरुस्थल में उसे बातरंध कहते हैं। बालसन झील जो होता है मरुस्थल में पवनों से घिरी हुई जो झील होता है, जो मरुस्थल में जो पर्वतों से जो घिरी हुई झील होता है, ये इसे क्या कहते हैं, वालसन झील कहते हैं। मरुस्थल में क्या होता है कि पवनों से जो घिरी हुई झील को क्या कहते हैं, वालसन झील कहते हैं। इसका जो उदाहरण क्या है, अजमेर का आना सागर झील। अजमेर का जो आना सागर झील है उसे वालसन झील है। जैसे मरुस्थल में जो पर्वत है मतलब पहाड़ है, उसके चारों बगल है और बीच में झील है, तो उसे क्या कहते हैं, वालसन झील कहते हैं। इसका उदाहरण अजमेर का आना सागर झील। प्लेमा क्या होता है, झील का सूखना, मतलब ये झील है, ये जब सूख गया तो उसे प्लेमा कहते हैं। जब ये झील सूख जाती है उसे प्लेमा कहते हैं। बरखान, अर्धचंद्राकार जो बालों का टीला होता है उसे बरखान कहते हैं। मतलब आधा चंद्राकार जो टीला होता है उसे बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार टीला जो होता है बरखान कहते हैं। ठीक है, और बलुका स्तूप जो होता है इसे चंद्राकार टीला होता है, चंद्र के समान जो होता है उसे बलुका टीला कहते हैं। बलुका टीला क्या होता है, चंद्राकार टीला होता है। और ये बरखान जो होता है ये अर्धचंद्राकार टीला होता है। ये सब पवनों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, बरखान भी होता है और बालू का स्तूप भी होता है पवनों द्वारा। लोयस मैदान जो होता है बालू का एक स्थान से दूसरे जो पवन जो होता है वो बालू के एक स्थान से दूसरे स्थान जाके जो निक्षेपण करता है, जमाव करता है उसे लोयस का मैदान कहते हैं। जब बालू का एक स्थान से दूसरे स्थान ले आके जमाव करता है उसे क्या कहते हैं, पवनों द्वारा, उसे लोयस का मैदान कहते हैं। छत्रप शिला जाता है, छत्रप शिला होता है मतलब ये दोनों साइड क्या, ये एक पर्वत रहा होगा, ये दोनों साइड मुलायम चट्टान रहेगा, चढ़ा होगा पहाड़, तो इसको क्या कहते हैं, पवन या जब तोड़ देती है, ये छत्रप जो छाते के समान जो आकृति बन जाता है उसे क्या कहते हैं, छत्रप शिला कहते हैं। इंसेलबर्ग, ये चतुर्भुजाकार ये कठोर टिला होता है, मतलब इसे नहीं तोड़ पाती है, चतुर्भुजा आकार टिला होता है। इंसेलबर्ग क्या होता है, चतुर्भुजा आकार का टिला होता है। ठीक है, ये कठोर होता है, ये चट्टानी टिला होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग सागर द्वारा जो स्थलाकृति निर्माण होता है, सागर द्वारा स्थलाकृति निर्माण उसे देख लेते हैं। ये तट है, ये तट है। जब क्या तंत्रित तट क्या होता है, तंत्रित तट जो होता है कि जब लहरों द्वारा जो तट का जो ऊबड़ खाबड़ जो आकृति बना देता है, ऊबड़ खाबड़ जो आकृति बना देता है लहर द्वारा, समुद्र के लहर द्वारा जो ऊबड़ खाबड़ आकृति बना देता है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ आकृति बनाता है उसे क्या कहते हैं, तंत्रित तट कहते हैं। दंतुरित तट कहते हैं। जब लहर क्या करता है, ऊबड़ खाबड़ आकृति बना देता है उसे दंतुरित तट कहते हैं। जब क्या करता है, जब एक जो झील होता है, समुद्र का एक झील होता है, एक आकृति होता है, उसको जब समुद्र सिल्ट या गाद से उसे बंद करके एक झील के नुमा आकृति बना देता है उसे क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लैगून झील कहते हैं। जब समुद्र क्या करता है कि जो समुद्र का तट है उस पर सिल्ट या गाद लाके उसे जमाव करके जो झील का नुमा आकृति बनाता है उसे लैगून झील कहते हैं। इसे सिल्ट या जमाव करता है, सिल्ट का जमाव करता है, और ये खारे पानी में इसमें जो लैगून झील होता है इसमें खारा पानी होता है। क्या होता है, खारा पानी होता है। जब समुद्र किनारे पहाड़ होता है उसमें गुफा का निर्माण कर देता है लहर द्वारा, जो समुद्र का लहर से गुफा का निर्माण कर देता है उसे गुफा कहते हैं। ठीक है, ये गुफा का निर्माण कर देता है जो पहाड़ों के बीच में, तो इसे लहर कहते हैं। अब मेहराब क्या होता है, जब पर्वत होता है पर्वत या पहाड़ी होता है उसे उसमें छेद करके जब लहर द्वारा छेद करके आर पार कर देता है तो उसे आर पार हो जाता है, तो उसे मेहराब कहते हैं। आर पार अगर हो गया तो उसे मेहराब कहते हैं। अगर गुफा हो गया तो छेद हो गया तो उसे गुफा कहते हैं। लहर द्वारा निर्मित जो उसे क्या कहते हैं, उसे गुफा कहते हैं। और
जो पर्वत का जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसे काट देता है, पर्वत का नीचे का हिस्सा ये काट देता है। ऐसे गुफा का निर्माण हो गया, तो शिलारों द्वारा हो गया। अब क्या होता है कि जब ये पर्वत होता है इसे दोनों ओर से कर दिया, इस पार से उस पार, इसे मेहराब करते हैं। ठीक है। रिया तट क्या होता है? रिया तट होता है कि चट्टानों वाला तट होता है, ये चट्टानों वाला तट होता है। और ये सीधे, इसका जो होता है सीधा ढाल होता है, सीधा ढाल होता है। समुद्र के किनारे पे ये चट्टानों का होता है, ये सीधा ढाल होता है। क्या होता है? ये सीधा ढाल होता है। तो ये हम लोग सागरी द्वारा जो स्थलाकृति देख लिए, और हम लोग हिमनद द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति देख लिए, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है। तो ये देखिए एक बड़ा, ये जो यानी क्या होता है कि एक बड़ा हिमनद है, एक छोटे हिमनद से जो सड़ जाती है, जुड़ जाता है। जब बड़ा हिमनद जब 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 किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आके जुड़ जाता है, एक बड़ा हिमनद ये है, और ये छोटा हिमनद जो जुड़ गया आके, इसे क्या कहते हैं? लटकती घाटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लटकती घाटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जब बड़ा हिमनद से छोटा हिमनद आके जुड़ जाता है उसे लटकती घाटी। दोनाटक क्या होता है कि छोटे हिमनद के ऊपर, जो छोटे हिमनद के ऊपर जो बड़ा हिमनद आ जाता है। जब छोटा हिमनद है, इसके ऊपर जब बड़ा हिमनद आ जाता है, तो बड़ा हिमनद को क्या कहते हैं? दोनाटक कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनाटक। इसमें क्या होता है कि बड़ा हिमनद था, उसमें छोटा हिमनद जो आके जुड़ गया था, तो छोटा हिमनद को लटकती घाटी कहते हैं। ठीक है। यू आकार की घाटी, हिमनद द्वारा जो निर्मित होता है यू आकार की घाटी होता है, और नदी द्वारा निर्मित क्या होता है? वी आकार की। अगर पूछेगा वी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी। एस आकार का आकृति किसका होता है? नदियाँ का आकृति होता है एस। ठीक है। और यू आकार की घाटी कौन बनाता है? तो वो हिमनद बनाती है। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी। यू आकार की घाटी हिमनद। ये हो गया। अब आगे ये देखिए गर्त, ये गर्त होता है। जब चट्टान होता है, ये हिमनद द्वारा जो गर्त बना देता है, चट्टानों का जो हिमनद द्वारा क्या करते हैं? गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। जब क्या होता है कि हिमनद क्षेत्र में बने गड्ढे को जो गर्त होता है, हिमनद का ये क्षेत्र है और जो हिमनद का क्षेत्र है, इसमें अगर गर्त बन जाता है, हिमनद के क्षेत्र में गर्त बन जाता है, हिमनद के क्षेत्र में बनने वाला जो गर्त होता है उसे क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। हिमनद के क्षेत्र में, ठीक है, हिमनद के क्षेत्र में बने जो गर्त होता है उसे सार्क कहते हैं। हिमनद का ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो गर्त बन जाता है उसे सार्क कहते हैं। अब एरिटी क्या होता है? एरिटी के चट्टानों द्वारा दोनों ओर सार्क बन जाता है, मतलब इधर भी सार्क बन गया, 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 उसे क्या कहते हैं हम लोग? एरिटी कहते हैं। अगर एरिटी क्या होता है कि चट्टानों के दोनों ओर सार्क बन जाता है उसे क्या कहते हैं? एरिटी कहते हैं। जो चट्टानों के दोनों ओर सार्क बन जाता है उसे एरिटी कहते हैं। जब ग्रीसिंग क्या होता है कि एरिटी एक श्रृंखला के रूप में हो जाता है, मतलब श्रृंखला के रूप में बन जाता है, उसे ग्रीसिंग कहते हैं। जब एरिटी जो होता है वो मतलब जो पूरा अगर श्रृंखला मतलब शीर्ष के रूप में बन जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीसिंग कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोरेन। मोरेन क्या होता है? बर्फीला सतह जो होता है मैदान बन जाता है। जब मोरेन क्या होता है कि बर्फीला सतह मैदान के रूप में हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। जब बर्फीला सतह क्या होता है? मैदान के रूप में बन जाता है उसे मोरेन कहते हैं। मतलब मैदान मतलब समतल, बर्फ तो है और वो समतल हो जाता है उसे कहते हैं? मोरेन कहते हैं। फ्योर्ड तट क्या होता है कि बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे की जो खड़ी ढाल होती है, फ्योर्ड तट क्या होता है कि बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे जो खड़ी ढाल होता है उसे फ्योर्ड तट कहते हैं। फ्योर्ड तट क्या होता है? बर्फीले क्षेत्र में, बर्फीला जो क्षेत्र होता है, बर्फ का जो क्षेत्र है, और वहाँ पे अगर खड़ी ढाल, समुद्र के किनारे खड़ी ढाल हो गया बर्फ का, तो उसे क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट। अगर ऐसे पूछेगा रिया तट, तो चट्टानों का जो कठोर चट्टान होता है, चट्टानों का जो तट होता है वो वहाँ पर सीधा हो गया तो रिया तट हो गया। तो ये होगा सागरी में हो गया आपका रिया तट। अगर बर्फीले क्षेत्र में अगर जो समुद्र बर्फीला जो क्षेत्र होता है और वहाँ पे समुद्र के किनारे जब खाड़ी बन जाता है, सीधा ढाल बन जाता है, उसे फ्योर्ड तट कहते हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये हमारा जो टॉपिक है, तो आज इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।